एक खतरनाक इराकी स्नाइपर जिसका नाम जुबा था, वो कई अमेरिकन वर्कर्स और सोल्जर्स को बेरहमी से मार चुका है। हैरानी की बात ये थी कि सब लाशों को हेडशॉट्स लगे थे, जिससे साबित होता है कि जुबा एक बहुत मंझा हुआ स्नाइपर है। ये 2007 के आखिरी दिनों की बात है, जब इराक और अमेरिका की वार लगभग खत्म हो रही थी। प्रेसिडेंट बुश ने भी जीत का ऐलान कर दिया था और देश को फिर से बनाने का काम चल रहा था। सर्जेंट मैथ्यू और उनका सपोर्टर सर्जेंट आइजैक अब इस डेजर्ट के बीच में पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजे जाते हैं। वहाँ काम करने वाले सारे अमेरिकन मारे जा चुके थे, इसीलिए इन दोनों का मिशन उस कातिल स्नाइपर को ढूंढकर मारना था, ताकि पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू किया जा सके। दोनों सिपाही पत्थरों और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। वो एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें नहीं मालूम वो स्नाइपर जहाँ है भी या नहीं। 20 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मैथ्यू का सब्र खत्म होने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब कोई दुश्मन बचा ही नहीं है और पुराने हमले के बाद अटैकर जा चुके हैं। लेकिन आइजैक को शक है। वो देखता है कि सारे वर्कर्स के सर पर गोली मारी गई है, जो कि किसी माहिर स्नाइपर का काम लगता है। वो जुबा नाम के एक लेजेंडरी इराकी स्नाइपर का जिक्र करता है, पर मैथ्यू को यकीन नहीं होता। वो काफी वक्त यहाँ गुजार चुके थे और अभी तक उन्हें कोई हलचल महसूस नहीं हुई थी। आखिरकार मैथ्यू खुद नीचे जाकर जांच करने का फैसला करता है और आइजैक उसे कवर देता है। जब मैथ्यू जा रहा था तो आइजैक का स्कोप धुंधला हो जाता है। आइजैक रेडियो माइक पर मैथ्यू को इस बारे में बताता है, लेकिन मैथ्यू इस बात को मजाक में ले रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें कई दफा समझा चुका हूँ कि इस बेकार स्कोप की जगह अपने पास एक नया स्कोप रखो। इस पर आइजैक बताता है कि उसका ये स्कोप उसके दोस्त डीन का था और ये डीन की आखिरी निशानी है। दरअसल डीन और आइजैक एक युद्ध का हिस्सा थे और उसी युद्ध के दौरान डीन की मौत हो गई थी। अब मैथ्यू आगे बढ़ता है और देखता है कि सच में हर किसी को एग्जैक्ट सर का निशाना लगाकर मारा गया है। मैथ्यू उन मरे हुए लोगों की लोकेशन का हिसाब लगाकर उस स्नाइपर की लोकेशन सोचने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक गोली चलती है और मैथ्यू के पेट में लग जाती है। मैथ्यू जमीन पर गिरकर दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। आइजैक उसे बचाने के लिए जिगजैग दौड़ता है, पर उसके पैर में भी गोली लग जाती है। आइजैक अब मजबूर होकर एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाता है और गोली लगने के कारण आइजैक भी बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुलती है तो अभी भी मैथ्यू बेहोश पड़ा था। आइजैक इधर उधर देखकर स्नाइपर की लोकेशन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्नाइपर तो बहुत ही शातिर था और वो कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। आइजैक अपने रेडियो से बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो आर्मी से बैकअप टीम मांगता है और बताता है कि एक खतरनाक स्नाइपर ने उन पर हमला किया है। आइजैक खुद अपनी टांग से गोली निकाल कर दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। जब आइजैक की दोबारा आंख खुलती है, उसे रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है जो खुद को बेस का ऑफिसर बताता है और आइजैक उसे सब रिपोर्ट करने लगता है। पर उसे जल्द ही शक होने लगा था, क्योंकि वो ऑफिसर अजीब सवाल पूछ रहा था और साथ साथ आइजैक को खड़े होने के लिए कहता है। आइजैक भी समझ जाता है कि ये कोई अमेरिकन नहीं है, बल्कि स्नाइपर जुबा है, जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक कर ली है। जुबा उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बस मुझसे बातें करते रहो और जो मैंने पूछा है उसका सही जवाब देते रहो। आइजैक भी मजबूरन उसे बातें करने लग जाता है। उस दौरान आइजैक उस स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए दीवार पर नक्शा बनाता है। इन दोनों के बीच में एक लंबी बहस होती है, जहां जुबा कहता है कि वो बस अपने देश को बचा रहा है, जबकि आइजैक कहता है कि वो उन लोगों को मार रहा है जो कि देश में तरक्की ला रहे हैं। जिस पर जुबा हंसने लगता है। वो आइजैक से कहता है कि अमेरिकन ये पाइपलाइन सिर्फ अपने फायदे के लिए बना रहे हैं। वो कहता है कि तुम मुझे टेररिस्ट कह रहे हो, हालांकि तुम खुद यहाँ बंदूकें लेकर मुझे मारने आए हो। मेरे देश का बहुत नुकसान हो चुका है और मुझे अमेरिकन से नफरत है। आइजैक काफी घंटों से फंसा था और वो पानी पीने के लिए अपनी बोतल निकालता है, लेकिन गोली लगने की वजह से बोतल खाली पड़ी थी। जुबा बताता है कि उसने जानबूझकर आइजैक के पानी और उसके रेडियो एंटीने का निशाना लगाया ताकि वो धीरे धीरे तड़प कर मरे। आइजैक अपने स्कोप की मदद से लगातार उस स्नाइपर की लोकेशन तलाश करने में लगा हुआ था। आखिरकार उसे एक कचरे के ढेर के बीच में मूवमेंट महसूस होती है। अब आइजैक उस स्नाइपर से कहता है कि मुझे लगता है तुमने अमेरिकन आर्मी से ही स्नाइपिंग की ट्रेनिंग ली है और उसके बाद तुमने उनसे गद्दारी करके ही उन्हें मारना शुरू कर दिया। और कहता है कि मुझे लगता है तुम वही खतरनाक स्नाइपर जुबा हो जिसके बारे में हमने सुन रखा था। स्नाइपर बताता है कि नहीं, मैं जुबा नहीं हूँ और ना ही मैंने अमेरिकन आर्मी से स्नाइपिंग सीखी है। मैं तो एक आम सा सिटीजन था। वो बताता है कि मैं एक बगदाद के स्कूल में टीचर था और अमेरिकन फौजियों ने मेरे सब स्टूडेंट्स को मार दिया और मैं इसी बदले की आग में स्नाइपर बना हूँ। मैं तो सिर्फ अपने देश की हिफाजत कर रहा हूँ। अब आइजैक उसे भी अपना राज बताता है कि मेरा एक दोस्त जिसका नाम डीन था, हम एक युद्ध में एक साथ
साथ थे। वहाँ मेरी गोली गलती से डीन को जा लगी और वो मारा गया। वो बताता है कि उसने सबको इस बारे में झूठ बताया था कि डीन मुकाबला करते हुए मारा गया है और इसी बात पर वो आज भी शर्मिंदा है। तब से वो इसी गिल्ट में जी रहा है। टांग पर गोली लगने की वजह से आइजैक दर्द से तड़प रहा था, ऊपर से वो प्यासा भी था। स्नाइपर कहता है कि तुम मुश्किल से कल सुबह तक जिंदा रह पाओगे और जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी जुबान को काट कर तुम्हारे माथे पर रख दूंगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी और भी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अब मैथ्यू भी होश में आ जाता है और आइजैक उसे फौरन बताता है कि कोई हरकत ना करना। स्नाइपर ने निशाना लगाया हुआ है। मैथ्यू अब एक छोटे से शीशे की मदद से उसकी लोकेशन देखने लगता है। अब मैथ्यू को भी स्नाइपर नजर आ चुका था, लेकिन वो चाहकर भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकता था। स्नाइपर अब आइजैक और उसकी फैमिली के बारे में सवाल करने लगता है। आइजैक उसे कुछ बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये एक पर्सनल सवाल था। स्नाइपर हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं पाए, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना ही पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को हेडशॉट मार दूंगा। अब आइजैक भी समझ जाता है कि स्नाइपर भी जान चुका है कि मैथ्यू अब भी जिंदा है। अब वहाँ अचानक मिट्टी का छोटा सा तूफान आता है और उसी मूवमेंट का फायदा उठाकर मैथ्यू एक मशीन गन उठा लेता है। जैसे ही मिट्टी गायब होती है वो कचरे के ढेर पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उसकी सब गोलियां चूक गई थीं और अब स्नाइपर की गोली मैथ्यू की बाजू पर आ लगती है। वो दर्द से तड़प रहा था और रेंगते हुए आइजैक की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त स्नाइपर माइक पर कहता है, आइजैक, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा एक और दोस्त मारा गया। और ये कहकर वो मैथ्यू को एक और हेडशॉट मार देता है। आइजैक पूरी तरह टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। वो अब निराश हो चुका था क्योंकि उसका एक करीबी दोस्त उसकी नजरों के सामने मारा गया। आइजैक देखता है कि जुबा रेडियो पर उसकी आवाज और उसका नाम इस्तेमाल करके अमेरिकन रेस्क्यू टीम को धोखे से बुला रहा था ताकि वो उनका भी शिकार कर सके। काफी देर मजीद आइजैक उसी दीवार के पीछे बैठा रहता है और वो स्नाइपर भी आइजैक से लगातार बातें कर रहा था। अब वहाँ से हेलीकॉप्टर आते हुए दिखते हैं। ये वही बैकअप टीम है जिसे उस स्नाइपर ने धोखे से बुलाया था। आइजैक उन्हें बचाने के लिए दीवार को धकेल कर गिरा देता है ताकि धूल उड़ जाए और सोल्जर चौकन्ना हो जाएं। आइजैक की हालत बहुत पतली थी, लेकिन वो उन सोल्जर्स को बचाने की खातिर खड़ा हो जाता है। वो चाहता था कि स्नाइपर उसे गोली मार दे और उस गोली की आवाज से बैकअप टीम चौकन्ना हो जाए। आइजैक अपनी वजह से मजीद किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकता था। आइजैक अब गिर जाता है और हेलीकॉप्टर लैंड हो जाते हैं। आइजैक तो बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो लगातार यही सोच रहा था कि स्नाइपर ने गोलियां क्यों नहीं चलाई। हेलीकॉप्टर की टीम आइजैक को उठा लेती है और उसका ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। आइजैक भी उन्हें वार्निंग देने की कोशिश करता रहता है, पर वो हेलीकॉप्टर के शोर में सुन नहीं पाते। अचानक जुबा फिर से गोली चलाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके मेडिस को निशाने लगाता है और पायलट को भी निशाना बना लेता है। हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था और आइजैक समेत बाकी सबकी मौत हो जाती है। अब मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि स्नाइपर रेडियो पर दोबारा अमेरिकन बेस से बात करता है। वो खुद को अमेरिकन फौजी बताकर मजीद बैकअप की डिमांड करता है ताकि ये उनका भी शिकार कर सके और ये मूवी एंड हो जाती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।